नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। मैं हूं नवजोत। शहर दिल्ली हर दिन नई जंग, जिसमें शह और मात का खेल जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है। केजरीवाल बनाम LG के महायुद्ध में केंद्र का दखल केजरीवाल को बेहद नागवार गुजरा। नतीजतन अब शह और मात के इस खेल में मोहरे बनने जा रहे हैं 39 ऐसे ऑफिसर जो दिल्ली सरकार को चाहिए ही नहीं। यानी सरकार कह रही है कि उन्हें इन अधिकारियों की जरूरत नहीं है, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि इन अधिकारियों का चुनाव भी सियासत से परे नहीं है। आज का मुद्दा जिसमें हम बात करेंगे इसी पर, आम आदमी पार्टी पाक साफ लेकिन बाकी सब बकवास। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कल्पना कीजिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और मुख्यमंत्री केजरीवाल हो तो क्या होगा। विदेशी राष्ट्र प्रमुख किधर से गुजरे ये आप तय करेंगे। देश की राजधानी को कहीं और ले जाने को कह दिया जाएगा। PM और राष्ट्रपति को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हर अधिकारी कानून नहीं आपकी पसंद से चले। आपको सब पर आरोप लगाने की आजादी हो और आप ही आरोपी, आप ही जज। भले ही ये कल्पना की उड़ान हो, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह राजकाज चला रही है उसमें उसके अराजक होने के आरोपों को फिर से हवा मिलने लगी है। दिल्ली के बिना पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के बहाने केंद्र से जो जंग छेड़ी, उसमें अब वो 2 कदम और आगे बढ़ने को आतुर है। केजरीवाल सरकार अगले हफ्ते 39 IAS अधिकारियों की लिस्ट केंद्र को वापस लेने के लिए भेज सकती है। इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें दिल्ली सरकार पसंद नहीं करती, तो कुछ ऐसे अधिकारी जो दिल्ली में काम करना नहीं चाहते। फैसले के पीछे सरकारी खर्च कम करने का तर्क है। आम आदमी पार्टी के विरोधी दलों को ये लड़ाई सियासी पतन का प्रतीक नजर आ रही है। The Aam Aadmi Party, by playing politics and trying to be in the media by locking the IAS officers' rooms or insulting the IAS of civil servants. So both of them, they have been exposed to the people of Delhi. 39 अफसरों को केंद्र को वापस भेजने पर मंथन तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने केजरीवाल को राजकाज चलाने की सीख देने वाली अधिसूचना भेजी। हालांकि इस अधिसूचना को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। केजरीवाल ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल सुब्रमण्यम से सुझाव मांगा। गोपाल सुब्रमण्यम के मुताबिक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अधिसूचना असंवैधानिक है। I don't think, first of all, the central government is empowered to interfere in the matter of, shall we say, appointment of civil servants within the state government. दिल्ली सरकार की हर हलचल को अब पूर्ण राज्य की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब तक ऐसा होता नहीं, राज्य कैसे चलेगा। आम राय बनेगी कि देश की राजधानी पूर्ण राज्य बन जाए तो वो हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं बनती, पूर्ण राज्य के अधिकार प्रांतीय सरकार को तब तक नहीं मिलते। It's not worth responding to Kejriwal. He just wants drama. We don't believe in drama. We believe in governance. दिल्ली सरकार के सभी तबादलों को रद्द कर जंग की आग में उपराज्यपाल ने घी डालने का काम किया था। हर वक्त विवाद को आतुर आम आदमी पार्टी को इसके बाद अपनी नकारात्मक खबरों से ध्यान हटाने और पूर्ण राज्य की लड़ाई को सिरे चढ़ाने का मौका मिल गया। अब केजरीवाल इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाते दिख रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो बहस इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ाई को आगे बढ़ाने का इरादा बनाए हुए है। क्यों लगता है उसे कि उसे छोड़कर बाकी सभी गलत हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमानों के परिचय कराऊं उससे पहले अहम सवाल जो कि इसके बाद खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल वर्सेस LG की जंग में अफसरों का पिसना तय है। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या हर मुद्दे पर टकराव केजरीवाल की आदत बन चुकी है। एक और अहम सवाल है कि केंद्र की अधिसूचना के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल, ये भी अहम सवाल है। क्या इस नए विवाद के जरिए
आम आदमी पार्टी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज मुद्दा में खास मेहमानों से। खास मेहमान कौन कौन है, परिचय आपका करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जुड़ेंगे। इंतजार हम कर रहे हैं, 5 बजे का वक्त होता है लेकिन खाली कुर्सी अभी भी सौरभ भारद्वाज का इंतजार कर रही है। वैसे ये हर रोज ऐसा होता है, जब भी मैं मुद्दा में आम आदमी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे यही कहना पड़ता है कुछ देर में जुड़ेंगे। सौरभ, अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरा जल्दी आकर बैठिए कुर्सी पर, हम इंतजार कर रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा और पेचीदा संवैधानिक मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह। तो चलिए, सौरभ भारद्वाज का इंतजार था क्योंकि कायदे से शुरुआत उन्हीं से हमें करनी है, क्योंकि आज का मुद्दा पूरी तरह उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मैं विकास जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। 39 ऑफिसर जिनकी लिस्ट बनाई गई है, क्या ये वो ऑफिसर है जो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे थे? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट ये जो मामला जो ये उठा रहे हैं बार बार आम आदमी पार्टी और ये सर्विसेज का जो मामला उठ रहा है, मैं इसमें थोड़ा लीगल लाइट तब तक डाल दूं कि जो लिस्ट 1 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट होता है, यूनियन पार्लियामेंट का लिस्ट होता है, और लिस्ट 2 होता है स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट। लिस्ट 2 में से 3 चीज निकाले गए हैं, वो है पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, जो कि एक्सक्लूसिवली अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो निकाल लिए गए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज लिस्ट 1 में हमेशा से था। ऑल इंडिया सर्विसेज को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोग का जो गलतफहमी आम आदमी पार्टी की कि ऑल इंडिया सर्विसेज को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज लिस्ट 1 में हमेशा से एंट्री 70 में था। अगर जो चीज पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में है, उस चीज को निकालने में एक नोटिफिकेशन तो खाली एक रीइटरेशन है, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग उसका होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड था। अब ये जो बात ये बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इनका आदत है कन्फ्रंटेशन लेते रहने का। अगर ये चुपचाप काम करेंगे तो मीडिया भी थोड़ा ही देर इनको छोड़ देगी काम करने के लिए, लेकिन ये चुपचाप काम करना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। ये हमेशा इनका किसी तरह से न्यूज में बने रहने का इंटेंशन है। इनकी मंशा सिर्फ किसी तरह से लाइमलाइट में बना के रखें, लोगों के सामने एक ऐसा इशू उठाते रहे जो लगे कि ये जो है बेबस है और इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक लीगल राय, एक लीगल ओपिनियन में आपकी आगे बढ़ूं, क्योंकि अभी भी हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जुड़े नहीं है, उनके पास जाऊं उससे पहले एक और ओपिनियन में आपकी लेना चाहती हूँ। अगर इन 39 अफसरों को निकाल दिया जाएगा तो ये बताएं कि जो कामकाज है वो कैसे होगा, कैसे दिल्ली चलेगी? क्या इनके बिना बाकी के जो बच जाएंगे, क्या वो काफी है सरकार को चलाने के लिए, दिल्ली को चलाने के लिए? क्या डेवलपमेंट, विकास पर असर नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल नहीं काम चला पाएंगे। देखिए, कोई भी जो सरकार चलती है तो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो उनके आर्म्स हैं, उनके लिम्स हैं, उनके जो डिसीजन जो इनका होगा वो इंप्लीमेंट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और सीनियर ब्यूरोक्रेट खास करके डिसीजन मेकिंग में बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहां से निकाल देंगे तो समझिए अपना ही हाथ काट देंगे। अपने बिना हाथ जो आदमी के पास आज 2 हाथ है 2 पैर है चल के काम करने के लिए, वो बोले कि नहीं मैं काम तो करूंगा लेकिन अपने हाथ पैर दोनों काट देता हूं, मैं बिना हाथ पैर के मैं काम करूंगा सारे, तो आप कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बड़ा एब्सर्ड सा सिचुएशन होने वाला है। अगर ये ब्यूरोक्रेट को लौटा देंगे तो इनका तो ये इंटेंट है कि भाई मैं चलता फिरता अच्छा खासा आदमी हूं, लेकिन अब मैं अपाहिज बन के जीऊंगा और अपाहिज बन के मैं काम करूंगा। ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। ठीक है विकास जी, चलिए हमने लीगल एक्सपर्ट की राय ली है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, एलजी आपको शपथ के लिए बुलाएं सही, अगर वो ना बुलाएं तो वो गलत। कांग्रेस अगर आपके साथ मिलकर आपकी बातों को मानकर सरकार बनाए चलाए तो सही, ना बनाए तो गलत। आप जानते हैं कि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, लेकिन फिर भी आपने वायदे किए, वो सही। आप वायदे अगर पूरे ना कर पाए तो गलत। ये बताएं कि आपने कभी कोई गलत बात की है? क्योंकि आप कहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, आपकी पार्टी जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही है। क्या इस चांद में कोई दाग है या नहीं है? नहीं, देखिए कमियां तो सब इंसानों के अंदर होती हैं, सभी पार्टियों के अंदर बस आप 1-2 कमियां गिनवा दीजिए अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है तो। और समय समय पर देखिए, एक सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हम बहुत नए हैं, ये कमी हमारे अंदर है। दूसरी कमी हमारे अंदर ये है
कि हम सेटिंग की, कन्वीनियंस की और कंफर्ट की राजनीति को नहीं जानते और ना उसको जानना चाहते, और इसी चीज़ का इतना प्रतिशोध हर जगह नज़र आ रहा है। अभी तक सारा का सारा काम खामोशी से चलता था, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वही अफसर होते थे, कभी कोई जेल नहीं जाता था, कभी किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती थी, सबकी सेटिंग दिन रात वैसी की वैसी चलती रहती थी। अब ये जो सरकार, नई सरकार बनी है, ये सेटिंग करने के लिए तैयार यानी नहीं है। आप ये किसी अफसर की अपनी अच्छाइयों को अपनी convenience का कमियां जोर बनाकर देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं बता है, रहे हैं, इस लेकिन कारण अंदर से खाते आप ये जानते सारा हैं कि का वो सारा। कमियां नहीं आपकी अच्छाइयां, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी कमियां हैं तो आपको बिल्कुल हक है, अपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल हक है वो कमियां बताएं, और यही प्रजातंत्र के लिए हमेशा जरूरी भी होता है। मगर फिलहाल आप खुद देखिए, इतने बड़े जो वादे किए हैं हमने, मुझे लगता है अगर वादों की बात आप हमसे करते हैं, पानी की बात आप हमसे करते हैं, बिजली की बात हमसे करते हैं, 70 वायदों की बात हमसे करते हैं, तो मुझे लगता है इतना हक तो मुझे लगता है आपको सरकार को देना चाहिए कि अपनी मनमर्जी के अफसरों की नियुक्ति कर सके, क्योंकि काम अंततः अफसरों को ही करना है। लेकिन सौरभ, एक सवाल, अफसरों के जरिए ही होना है। ठीक है, आप सही है, लेकिन ये तो आप भी जानते थे सरकार बनाने से पहले कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आपके पास बहुत लिमिटेड अधिकार हैं और आपको उन लिमिटेड अधिकारों के दायरे में रहते हुए, संविधान को फॉलो करते हुए ही डिलीवर करना है। अब आपने वायदे इतने बड़े कर दिए कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब ये बताएं, अब आप विपक्ष को कोस रहे हैं? नहीं, हम विपक्ष को नहीं कोसे। देखिए, 15 साल दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार रही, 5 साल दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार रही, 3 अलग अलग मुख्यमंत्री रहे। आप मुझे सिर्फ एक उदाहरण इस 20 साल में दे दीजिए जब ऐसा हुआ हो कि मुख्य सचिव ऐसा नियुक्त किया गया हो जो चीफ मिनिस्टर को मंजूर ना हो और एलजी को मंजूर हुआ हो। अगर एक बार भी हुआ हो तो हम भी मान लेते कि भैया ये दुर्दशा हमारे साथ भी हो रही है। ये अगर आप इतिहास में जाएंगे तो मैं फिर आपको ये भी बता दूं कि हर मुख्यमंत्री की टसल टकराव रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ चुका था, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था कि वो सड़कों पर आ जाए और रोज के कामकाज में दखल हो। आपको याद होगा जब बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे तब भी शीला दीक्षित के साथ किस तरीके के टकराव होते थे वो भी हम सब ने देखे। कभी किसी की नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी सरकार सुचारू चलती थी। आप रहिए हमारे साथ। मैं संबित पात्रा आपसे और रागिनी आपसे, पहले संबित आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने दिखाने, सौरभ भारद्वाज ने तो ये कह दिया कि भाई इस चांद में कोई दाग नहीं है। नहीं, पहली बात तो है, देखिए सौरभ जी हमारे मित्र भी हैं और बहुत शालीन व्यक्ति हैं, इसलिए मैं मजाकिया अंदाज में कहूंगा कि आपका आकलन गलत है। ये चांद नहीं है, आपको शनि कहना चाहिए, ये शनि ग्रह है। चांद में तो एक आध दाग होता है, ये पूरे दागदार शनिवार के दिन शनि की बात कर रहे हैं। ये शनि ग्रह है, इनको दूर से ही पानी वानी चढ़ा के प्रसन्न रखिए, नहीं तो ये कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नमस्ते करते हुए मैं बात को आरंभ करता हूँ। दूसरी बात, देखिए नवजोत जी, पैनल में जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग सहमत होंगे कि हम लोग बिजली पानी के विषय में जाने या ना जाने, मगर थोड़े दिन में विकास सिंह जी सावधान होइएगा, आपके नौकरी को तो खतरा है, क्योंकि हम सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिन में 5 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए विकास सिंह जी प्लीज सावधान हो जाइए, हो सकता है हम भी कल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नजर आ जाएं। तीसरी बात, अभी मेरे भाई सौरभ जी ने कहा कि वो कन्वीनियंस और कंफर्ट की राजनीति नहीं करते हैं। सौरभ भाई बिल्कुल ना करें, कन्वीनियंस और कंफर्ट की राजनीति ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन की राजनीति तो करेंगे ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर अगर राजनीति होगी तो वो राजनीति हिंदुस्तान को पसंद नहीं है, चाहे कितनी बड़ी भी मैंडेट आप लेकर आए। और आप देखिए, ये हर बात पे जेल और सेटिंग जैसे शब्दों से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। आपके हाथ में जेल भेजना है, यह अधिकार आपके पास अभी भी है। आपके पास शकुंतला गैम्बलिन के खिलाफ अगर इतने बड़े बड़े एविडेंस थे तो आज शकुंतला गैम्बलिन क्यों बैठी हुई है केजरीवाल जी के साथ? अभी मैं देख रहा था फुटेज में कि वो साथ में बैठी हुई हैं, वो तो जेल में होनी चाहिए थी। तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। एक साधारण से साधारण आम आदमी भी अगर प्रूफ है तो FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा सकता है, उस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। क्यों एक्शन नहीं हुआ सौरभ अभी तक? आप सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, एक्शन नहीं होता है। देखिए, एक्शन की बात नहीं है। देखिए, इसके अंदर आपके यहाँ बहुत सारे एडिटर होंगे, क्या ज़रूरी है कि सारे एडिटर्स ही चीफ एडिटर बने? किसी के अंदर कोई क्वालिफिकेशन होती है, किसी के अंदर नहीं होती। हम ये मान सकते हैं कि वो एक अफसर हैं, मगर उनके अंदर सरकार को भरोसा नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं, वरना तो जितने भी सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं सभी को चीफ सेक्रेटरी बना देना चाहिए। सौरभ, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जहां सरकार की मंशा नहीं थी, जहां सरकार
चलिए आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की मंशा नहीं थी कि कंपनीज को कंफर्ट लेटर दिया जाए, हो सकता है पुरानी सरकारों की रही हो, मगर इसके बावजूद वो लगातार प्रेशर बनाती रही। हमारे पावर मंत्री के ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाती रही कि भाई ये लेटर दे दीजिए, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और हमारे मंत्री सौरभ, मगर एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, तो उनका कंफर्ट लेटर साइन नहीं हुआ ना। देखिए मैं सौरभ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है आपका ये विषय कंफर्ट लेटर का है। मई 9 को आपके जो पावर मिनिस्टर हैं जैन साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सिसोदिया साहब को कि ये कंफर्ट लेटर वाला मामला है, इसलिए गैम्बलिन से हमें बचना चाहिए। मई 13 तारीख को, अर्थात उसके बाद डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी, जिसमें की जो अंतिम लाइन है उसमें लिखा कि वी वांट टू सिलेक्ट बिटवीन द टू, गैम्बलिन और परिमल राय एज द चीफ सेक्रेटरी। खुद अगर आपके और मतलब हमारे डेप्यूटी सीएम दिल्ली के वो मानते कि ठीक है गैम्बलिन किसी तरह से भ्रष्ट है, तो उन्होंने चिट्ठी में वो नाम क्यों भेजा? देखिए ये इस प्रकार से डिबेट करना एक अलग बात है, मगर तकनीकी विषयों पर डिबेट करना है तो तकनीक के साथ ही करनी पड़ेगी। चिट्ठी में उनका नाम बकाया है चारों में से, और अंतिम लाइन में यह भी कहा गया है कि इन दोनों में से कोई हो। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रूप में आप गुफफ कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या तो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित, मैं सौरभ इसका जवाब दीजिएगा। एक रागिनी भी कुछ कहना चाह रही बहुत देर से, रागिनी का सवाल भी सुन लेते हैं, दोनों का जवाब मैं आपसे लूंगी। सौरभ मैं रोकना चाहूंगी। रागिनी आप बोलिए। मैं दे देता हूं। नवजोत, मुझे देखिए ये जो दिल्ली में हर रोज एक नई अजीब जंग छिड़ रही है, उसके चलते मुझे साहिर लुधियानी जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां, हालांकि अलग संदर्भ में लिखी थी, पर वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून और आग आज बरसेगी, भूख और इतिहास कल देगी। तो देखिए मैं दो बातें बहुत जल्दी से और बहुत ही साधारण तरीके से रखना चाहती हूँ। सरकारें आती जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन संविधान में लिखे गए नियम जब तक कि संशोधित ना हो तब तक शाश्वत माने जाते हैं, और जब तक सरकारें उनका पालन करेंगी और सरकारों के मुखिया पालन करेंगे तो अपने आप सुचारू रूप से सरकार चल पाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि एक दूसरे को नसीहत देने में तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो दोनों पार्टियां ही नहीं कर रही हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की राजनीति करें, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा संबित पात्रा जी ने कि गैम्बलिन जी पर पहले आरोप लगाए गए, ये भी कहा गया कि वो लॉबिंग कर रही हैं, और फिर ये मान लिया गया कि हाँ ठीक है एलजी साहब कह रहे हैं हम मान लेते हैं। उसके बाद एलजी साहब दोबारा आते हैं सीन में, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल कर देते हैं। फिर ये आम आदमी पार्टी सीन में आती है, वो कहती है कि ये तो तख्ता पलट हो गया और हम नहीं मानेंगे और केंद्र सरकार गलत काम कर रही है। तो मैं समझती हूं कि ये हठ धर्मी बर्ताव जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है। दोनों पीछे एक कदम बढ़ाना नहीं चाहते दोनों। और आपने सही सवाल पूछा, सिर्फ इसमें नौकरशाही नहीं पिसेगी, जनता भी पिस रही है। और अगर सौरभ भारद्वाज जी और उनके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा चिंता है दिल्ली के लोगों की, तो मैं कहती हूं कि ये रोज आरोप लगाना बंद करें और वापस सड़कों पर उतरकर दिखें काम करते हुए लोगों के बीच में। जी सौरभ, दोनों का जवाब दे दीजिए। जी मैं दोनों का जवाब। देखिए ऐसा होता है, जब चीफ सेक्रेटरी सेलेक्ट किया जाता है तो टॉप सीनियर ऑफिसर्स की एक लिस्ट एलजी को भेजी जाती है और उनके अंदर डिस्कशन चलता है। उन 6 अफसरों के अंदर एक ने खुद ही कह दिया हम नहीं बनना चाहते, एक के ऊपर एलजी साहब को भली भांति जाते हैं। हमारी फोन्स पे लगातार बात होती है, लगातार ये चीजें चलती हैं, डिस्कशन होता है इस पे। ऐसा नहीं होता कि एकदम फॉर्मेलिटी बेस हो जाता है। एलजी साहब को पता था कि गैम्बलिन के नाम पे हमारे मुख्यमंत्री को ऐतराज है, हम जो नाम प्रपोज कर रहे थे उस पे एलजी साहब को ऐतराज था, और ये डिस्कशन चल ही रहा था कि एलजी साहब ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए डायरेक्ट सेक्रेटरी लेवल की सर्विसेज के सेक्रेटरी जो अनिंदो चक्रवर्ती जी हैं उनको सीधा डायरेक्शन दे दी कि भाई आप इनको नॉमिनेट कर दीजिए कि ये चीफ सेक्रेटरी रहेंगी। हालांकि इस तरीके की चीजों के अंदर जनरली मिनिस्टर के पास एलजी चिट्ठी भेजते हैं और मिनिस्टर सेक्रेटरी को एडवाइस करता है या उसको डायरेक्शन देता है। तो ये जो जल्दबाजी एलजी साहब ने दिखाई, और इसके बावजूद दिखाई कि उनको पता था हमें ऐतराज है, इस चीज के लिए ये इतना विवाद बढ़ा है। ठीक है सौरभ, एक सवाल और 100 दिन बीत चुके हैं।
100 दिन बीतने के बाद ये क्यों बात याद आई कि हमको 39 ब्यूरोक्रेट्स को हटाना है क्योंकि हमें खर्चा कम करना है? ये 100 दिन बीतने के बाद क्यों याद आया अचानक से? नहीं, मुझे लगता है ये तो एक प्रक्रिया चलती रहती है। 100 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होता। मुझे लगता है आकलन करने के लिए कि आपको क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, कई बार तो 1-1, 2-2 साल भी नहीं रहते, कई बार तो 2-2 साल बाद रीशफलिंग होती है कैबिनेट्स की। नहीं, लेकिन उनके बिना कैसे काम कर पाएगी सरकार? देखिए, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हैं। मैंने आपके आने से पहले पहला सवाल उन्हीं से पूछा था, क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर आप 39 को निकाल देंगे तो 43 बचते हैं। क्या 43 के साथ दिल्ली सरकार चल पाएगी? क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या वो 43 हर डिपार्टमेंट पर पैनी नजर रख पाएंगे? क्या डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ेगा? मैं ये कहता हूं कि जिस सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया है कि भाई अब आप सरकार चलाइए और अपने वादे पूरे करिए, करके दिखाइए, आप एक मौका दीजिए उस सरकार को। मैं भाजपा को भी यही एडवाइस देना चाहूंगा, भाई अगर हम लोग फेल होते हैं तो हमें फेल होने दीजिए। कम से कम आप ये तो कह सकते हैं भाई तुमने जो अफसर मांगा हमने दिया, तुमने जो किसको ट्रांसफर मांगा हमने दिया, फिर भी तुम फेल हो गए। लेकिन सौरभ मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन सौरभ यही आरोप आप पर लग रहा है कि आपकी टसल में, संबित आती हूँ, आपकी टसल के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स। संबित, रागिनी दोनों रहिए, मैं यहीं से इस मुद्दे को आगे लेकर जाऊंगी। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सौरभ भारद्वाज से मैंने पूछा था कि कैसे पॉसिबल होगा कि आप 43 ब्यूरोक्रेट्स के साथ दिल्ली को चलाएंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमें काम करने दीजिए, अगर हम फेल होंगे तो उसके बाद उंगली उठाएगा। रागिनी और संबित दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, पहले आपके पास संक्षेप में, ताकि फिर मैं रागिनी के पास जल्दी से जा सकूं। जी देखिए, बार बार सौरभ जी और आम आदमी पार्टी जो प्रश्न उठाती है कि हमारी मर्जी के ऑफिसर्स नहीं दिए जाते, हम काम कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये याद दिला दूं और जनता के लिए याद दिला दूं कि आप देखिए जो परमानेंट चीफ सेक्रेटरी होते हैं उसका इन्होंने जो नाम भेजा था के शर्मा जी का, सेंटर ने के शर्मा जी को दिया कि नहीं? के शर्मा को गोवा से लाकर दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अगर परमानेंट चीफ सेक्रेटरी के लिए हमने कोई आनाकानी नहीं की तो ये 5 या 6 दिन वाले चीफ सेक्रेटरी के लिए हमें क्या परेशानी थी? स्वाभाविक रूप से इससे यह दर्शित होता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर एक नाटकीय अंदाज से जनता के सामने यह कह के जा रही है कि देखो जी, हम तो विक्टिम हो गए, हमारे को तो कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये केवल एक नाटक है, हकीकत नहीं है। जी रागिनी, इसका जवाब सौरभ आपसे लूंगी। रागिनी से पहले बात कर लूं। रागिनी, देखिए, सौरभ जी ने अभी ब्रेक से पहले ये बात जो कही उसे बड़े गंभीर रूप से उसका थोड़ा सा आकलन जरूर करना चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, हमें सत्ता तो मिल गई है लेकिन हमारी मर्जी के पदाधिकारी और ये अफसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कामों को पूरा कैसे करेंगे? इसी मुद्दे के साथ वो जोड़ देते हैं पूर्ण राज्य के मुद्दे को। दोनों बातों पे मैं उनसे जवाब चाहूंगी। पहला तो ये, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का और उसके लिए एक दूसरे शिकार को ढूंढने की इनकी पूरी प्रक्रिया है। ये यही बार बार जनता को बोलते रहेंगे कि हम काम नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार की टांग बीच में फंसी हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी मनमर्जी के मुताबिक हमें काम नहीं करने दे रही थी। वहीं हमने मोदी जी का रवैया और रुख भी देखा है। लैंड ऑर्डिनेंस बिल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो भी संवाद के द्वारा सहमति बनाने में कोई बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति सामने उभर कर नहीं आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केजरीवाल जी और मोदी जी का जो एक मूलभूत स्वभाव है उसमें जो एक रूपता है, उसकी वजह से भी ये टकराव सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों ही लोग पीछे हटकर एक बड़े समझौते को एक रूप नहीं देना चाहते हैं। दोनों इस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए हैं, इस बात को भली भांति जानते हुए कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दिल्ली की जनता का दिल्ली की जनता का होगा। चैनल के माध्यम से पहले भी रागिनी रोकूंगी आपको, रागिनी मैं रोकना चाहूंगी। संबित पात्रा आती हूँ, सौरभ भारद्वाज, दोनों का जवाब आपको देना है, लेकिन क्योंकि विकास जी को जाना है इसलिए विकास जी एक आखिरी सवाल का जवाब आप देते जाइए। 39 की जो लिस्ट है अब उसका क्या होगा? क्या संवैधानिक संकट नहीं खड़ा हो जाएगा अगर 39 की लिस्ट दे दी जाती है और उन्हें वापस भेज दिया जाता है तो?
देखिए, ये जो 39 का लिस्ट है, ये एक तरह से रिएक्शनरी लिस्ट है। ये एक सेंटर को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके अफसरों को वापस भेज देंगे। ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और एक चीज और मैं बता दूं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि जो दिल्ली एनसीटी एक्ट का जो गठन हुआ 1991 में, जी। उसके सेक्शन 41 में बड़ा क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जो काम लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में डिसाइड करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही डिसाइड करेंगे और उनकी डिसीजन फाइनल होगी। अगर ये बात है तो फिर इसमें झगड़ा विवाद लाने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आज के दिन में हाईकोर्ट कोई अगर एक डिसीजन लेता है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में ये तो नहीं कह सकता ना कि ये गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट में आप उसको अपील डालिए, लेकिन जब तक वो डिसीजन है मानना, तो प्राइमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जिसको प्राइमेसी दी गई है कि यहाँ इसका ऊंचा पद है और ये जो डिसाइड करेगा अगले को मानना है, तो जब तक आप उसको अपटर्न ना कर ले किसी या तो प्रेसिडेंट के रेफरेंस से या कोई कोर्ट में जाकर के, तब तक आपको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो यही वायलेशन और नेगेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इसी को कहा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा में जुड़ने के लिए। चलिए हम वापस अपनी इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान है सुधीर जी के पास जाऊं उससे पहले सौरभ भारद्वाज, 3-4 सवाल जो कि रागिनी, संबित पात्रा और विकास जी ने इस बातचीत में कहे। सबसे पहले विक्टिम कार्ड आप प्ले कर रहे हैं, दूसरा सेंटर और स्टेट का टकराव हो रहा है, पिस रही है आम जनता, और तीसरा विकास जी ने ये सीधे तौर पर ये कहा है कि जब वो रूल है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। क्या जवाब है? जी, मैं विक्टिम कार्ड की बात बताऊं। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि एलजी साहब ने या केंद्र ने एलजी साहब के जरिए जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। देखिए, हमारी सरकार का मैंडेट था कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का भी मैंडेट यही था। करप्शन क्या है दिल्ली के अंदर? दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, एमसीडी भ्रष्ट है, डीडीए भ्रष्ट है। हमारी एंटी करप्शन ब्रांच चाहती है कि दिल्ली के अंदर ये लोग कितने भ्रष्ट हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। इन्होंने पहले तो नोटिफिकेशन ले आए। हमने एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़ा, तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया? एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी कि हमारा कांस्टेबल किडनैप हो गया है। मुझे लगता है कि इससे आप सिर्फ भ्रष्ट अफसरों को शय दे रहे हैं। आज कल की भी जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार लेके आई है कि भाई आप केंद्र सरकार के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, यहां तक कि एंटी करप्शन ब्यूरो भी आप शायद नहीं चला सकते। आप कुल मिला के शय दे रहे हैं उन भ्रष्टाचारी अफसरों को, और इससे किसी का भला नहीं होगा, ना हमारा ना केंद्र सरकार का। और जो मैंडेट इन दोनों सरकारों को मिला है वो मैंडेट का नुकसान होगा। आपके पास हैं, इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली ने आपको दिया है। दिल्ली ना कांग्रेस को चाहती है ना बीजेपी को। आप लोग सीधे सीधे कोर्ट जाके ये सारे मामले उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एलिगेशंस लग रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं आप आगे जाके। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, और अगर कोर्ट का ही आखिरी सहारा होगा तो कोर्ट भी जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि जहां एलजी और चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का विवाद हो तो आप राष्ट्रपति के पास जाएं। वहां मामला नहीं सुलझेगा तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, सुदेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुदेश जी, आपने अभी तक की पूरी बहस सुनी, ये बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है? दूसरा ये कि क्या 39 ब्यूरोक्रेट्स को हटाने की लिस्ट बन रही है कि उनको वापस हम भेज देंगे, केंद्र को लिस्ट वापस भेजी जाएगी, क्या संवैधानिक संकट नहीं पैदा होगा इससे? बिल्कुल, देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं, और ये प्रश्न बड़ा अहम है जो 39 ब्यूरोक्रेट्स के वापस जाने की बात हो रही है। और यहाँ देखिए, केजरीवाल, आप सौरभ को या केजरीवाल को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स, जैसे मान लीजिए पुलिस, जो आपके पैनलिस्ट ने भी बताया, पुलिस हुई, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, पब्लिक ऑर्डर, ये जो है लैंड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि दिल्ली जो है पार्शियल स्टेटहुड है। इसमें तो समझ में आता है कि चीफ सेक्रेटरी का वर्चस्व हो, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा से हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि हेल्थ सेक्रेटरी, आप मुझे बताइए एजुकेशन सेक्रेटरी, अगर एजुकेशन रिफॉर्म करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन आता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स नजीब जंग के कहे पर ही काम करेंगे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। तो केजरीवाल का एक तरह से ये एक अपोज करने का तरीका है कि हमारे सीमित दायरे जो हैं, नहीं, लेकिन जो सीमित दायरे की, नहीं, मैं सीमित दायरे की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री के पास क्या पावर्स हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये बिल्कुल एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, पूरा पावर है, और उसमें मेरा कहना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जो रोल है, जो स्टेबलाइज करता है, जो यूनिफॉर्मिटी लाता है,
उस रोल को केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं। केजरीवाल खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि ये सब करने की जगह नजीब जंग जी के साथ बैठना चाहिए, जरूरत पड़े तो यूनियन होम मिनिस्टर के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लैरिफिकेशन है वो भी गलत है। क्योंकि आप अगर देखिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट की है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, लेकिन जो अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो जहां भी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी में क्लैश होगा, वहां गवर्नेंस नहीं हो। यानी बीच का रास्ता ये है कि नजीब जंग के साथ बैठकर बिल्कुल बैठ के तय करना चाहिए, इसको सुलझाया जा सकता है। एजिटेशन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सौरभ जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सही गलत से ज्यादा है कि कैसे इसको रिजॉल्व करें। टेक्निकल पॉइंट्स रखना बहुत जरूरी है। मैं संबित आती हूँ रागिनी से, एक बार उनका रिएक्शन भी ले लूं। संबित आपके पास आती हूँ। रागिनी, देखिए, दो बातें यहाँ पर बार बार उठकर आ रही हैं। भ्रष्टाचार की बात सौरभ जी कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो इतने प्रतिबद्ध हैं, तो फिर जन लोकपाल का आखिर हुआ क्या? क्योंकि जन लोकपाल को बहाना बनाकर ही दिल्ली से बनारस की तरफ पलायन किया था केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए हम जन लोकपाल पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब 100 दिन आपके होने वाले हैं, आपने क्या उसके तरफ कदम बढ़ाए हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि इसी पूरे प्रकरण से आपके अगले कदम की तरफ भी हमारी नजर बढ़ती है, जो कि पूर्ण राज का सवाल है। अगर आप जन लोकपाल के प्रति गंभीर नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, तो क्या आप ये सब कुछ सच में पूर्ण राज प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि केजरीवाल जी बार बार हमें गांधी समाधि के सामने बैठे हुए गांधी जी का नाम लेते हुए दिखे। क्या उन्हें ये याद नहीं कि गांधी जी ने कहा था कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन, शुचिता और शुद्धि भी जरूरी है? क्या आपको सच में लगता है कि इस टकराव के जरिए ही दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिल सकता है? सौरभ, जवाब दे दीजिए, मैं संबित के पास जाती हूँ उसके बाद। जी, एक तो मुझे बहुत बेहद दिल से खुशी हुई कि रागिनी जी और कांग्रेस पार्टी ने जन लोकपाल की आवश्यकता समझी और इसकी इम्पोर्टेंस समझी। मैं इनको पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस सत्र के अंदर सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि जन लोकपाल कानून दिल्ली के अंदर आए। और इनका जो दूसरा सवाल था, आप कह रहे हैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, फिर कह रहे हैं पूरी कोशिश रहेगी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता तो इससे ही समझ में आ गई कि कैसे लोकपाल बिल पारित हुआ संसद में सबकी सहमति के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ज्यादा नहीं बोलेंगे सौरभ कुछ भी। कांग्रेस को उसका फल भी लोगों ने दिया। संबित, देखिए, मैं एक टेक्निकल विषय रखना चाहता था। जहां तक एंटी करप्शन ब्यूरो के विषय, आपको भी फल मिल जाएगा जल्दी। कॉर्पोरेशन चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा देर ये फल खाने का सिलसिला बंद करिए। मैं थोड़ी देर संबित को ये फल दे दिया जाए। संबित बोलिए, थोड़ी देर सुदेश जी की बात को आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे संबित। ये शनिवार के दिन फल मत खाइए, रुकिए, मुझे अभी अपना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है संबित जी। जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को भाजपा ने बनाया हुआ है, रागिनी जी बताइए। मैं थोड़ा सा अभी करप्शन पे भी आऊंगा। आपके लिए तो खास तौर से मीठा नहीं होगा। मैं अभी कांग्रेस पे भी आऊंगा, थोड़ा शांति से सुनिए। आपके लिए भी सवाल पूछ लेता हूँ। नंबर 1, मैं सौरभ भाई को बोलना चाहता था। सौरभ भाई जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में बोल रहे थे ना, इनका कहना था कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो स्टेट के ऊपर तो काम कर सके, उसके बाद दायरे से बाहर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भी काम कर सके। जो नोटिफिकेशन आया है उसने केवल संविधान का आईना दिखाया है कि स्टेट का एंटी करप्शन ब्यूरो केवल स्टेट के खिलाफ काम कर सकता है। अर्थात वरना ऐसा होता कि कभी अगर कोई साउथ का चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आ रहे होते तो उनको केजरीवाल जी पकड़ के जेल में डाल देते कि ये तो करप्शन कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर पूरे हिंदुस्तान के एम्प्लॉयज के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो है तो वो सीबीआई कहलाती है। इसलिए सीबीआई के पास वो तमाम पावर्स हैं जिसके माध्यम से अरेस्ट हो सकता है करप्ट सेंट्रल ऑफिसर, और उसका पावर स्टेट के पास भी है। स्टेट रेफर कर सकती है किसी भी विषय को सीबीआई जांच के लिए। नंबर 2 जहां तक ये संबित, एक मिनट सौरभ इसी पर रिएक्शन दे दे, मैं नंबर 2 पर आती हूँ। सौरभ, मैं ये कहना चाहता हूं कि संबित भाई इसके अंदर संविधान को बिना बात बदनाम कर रहे हैं। जब 49 दिन की हमारी सरकार थी तो यही संविधान था, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, जिसके अंदर ये पूरी इजाजत थी कि हम वीरप्पा मोइली के खिलाफ भी
और अंबानीज के खिलाफ भी हम इसके अंदर केस दर्ज करा सकते थे, मगर जब इनकी मोदी सरकार बनी तो ये नोटिफिकेशन लाए, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कहीं केजरीवाल आ गए तो किसी को भी करप्शन के नाम पे हम जेल के अंदर डाल सकते हैं। और मुझे लगता है इस चीज का स्वागत करना चाहिए। ना स्वागत तो जो भी करप्शन के खिलाफ लड़े उस सबका स्वागत है, क्योंकि हमारा भी ध्येय करप्शन के खिलाफ लड़ने का है, मगर जो माध्यम अवेलेबल है उसी माध्यम से आप देखिए एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली की हो या चेन्नई की हो, वो दोनों अलग अलग बॉडी है ना, उनके सिमिलर पावर सीबीआई जैसे नहीं हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जैसे चीफ मिनिस्टर के पावर प्राइम मिनिस्टर जैसे नहीं हो सकते, ठीक उसी के आधार पर एसीबी के एक स्टेट के एसीबी का पावर सीबीआई के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा मसला जो कि अभी सुदेश जी कह रहे थे कि जो सर्विसेज का मामला होता है, देखिए एंट्री नंबर 70 के अनुसार लिस्ट 1 में सर्विसेज ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सर्विसेज का होना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अर्थ नहीं है कि जो भी एलजी कहेंगे उसी हिसाब से आईएएस या आईपीएस अफसर काम करेंगे, नहीं, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग डेप्यूटेशन, दैट इज ऑल। काम तो वो मुख्यमंत्री के कहने पे करेंगे। अगर हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री कोई रिफॉर्म चाहते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को हेल्थ मिनिस्टर कोई रिफॉर्म चाहते हैं, तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो उनके आदेश अनुसार ही काम करेंगे। केवल जो कंफ्यूजन हमने देखा जिसमें अनिंदो मजुमदार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज थे, उनके कमरे को ही बंद कर दिया गया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे को ताला डाल दिया गया हो और वो सड़क पे घूम रहा हो। इस कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप